जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। सो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आगे अब पढ़ने वाले हैं इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो जो संविधान सभा का सदस्य था उनका चुनाव जो है उस सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, है ना। नॉट ऑन द बेसिस, नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। जैसे आज के डेट में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होता है वोटिंग, कि हर एक व्यक्ति जो वयस्क है ना, वो वोट करने का अधिकार रखता है, हर एक व्यक्ति को एक एक वोट है। उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंट्री जस्ट आज़ाद हुई है अभी, इतने लोग हैं, वो 1947 की बात कर रहे हैं, सबका इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, तो इट वाज नॉट possible also at that moment of time, I can say. In the winter of 1945-46, provincial elections were held in India. तो 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स देन चोज द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पश्चात जो प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। द प्रोविंशियल legislatures then chose the representatives to the constituent assembly. The constituent assembly that came into being was dominated by one party, the Congress. तो जो नई संविधान सभा में ऑफ कोर्स कांग्रेस पर प्रभावशाली था, क्योंकि वो पूरे इंडिया में दैट वाज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। कांग्रेस का आज़ादी में काफ़ी योगदान रहा था और एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी तब तक। द कांग्रेस swept the general seats in the provincial elections and the Muslim League captured most of the reserved Muslim seats. तो प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई। बट द लीग चोज टू बाइकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान विद ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। The socialists too were initially unwilling to join, for they believed the Constituent Assembly was a creation of the British and therefore incapable of being truly autonomous. तो अगर हम शुरुआत में देखें तो समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि उन्हें उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वो मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। उनका कहना था कि चूंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है तो ये ऑटोनोमस, ट्रूली ऑटोनोमस नहीं हो सकता है। In effect, therefore, 82% of the members of the Constituent Assembly were also members of the Congress. और इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। द कांग्रेस हाउएवर वॉज नॉट ए पार्टी विथ वन वॉइस। परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में सिर्फ एक आवाज। इट्स मेंबर्स डिफर्ड इन देयर ओपिनियन ऑन क्रिटिकल इशूज। तो जो कांग्रेस के सदस्य थे वो कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न होते थे। सम मेंबर्स वेर इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म वाइल अदर्स वेर डिफेंडर्स ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। तो कई कांग्रेसी जो थे वो समाजवाद से प्रेरित थे, तो कई उन्हें जमींदारी के हिमायती भी थे। सम वेयर क्लोज टू कॉम्युनल पार्टीज वाइल अदर्स वेयर असर्टिवली सेकुलर। तो कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कुछ पक्के धर्मनिरपेक्ष भी थे। So through the national movement, Congress members had learned to debate their ideas in public and negotiate their differences. तो राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत करके समझौतों की खोज करना सीख गए थे। एंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कांग्रेस मेंबर्स डिड नॉट सिट क्वाइट। और संविधान सभा में भी कांग्रेस के सदस्य ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। तो बेसिकली कांग्रेस जो एक पार्टी थी, लेकिन वो एक वॉइस नहीं थी, है ना। वो काफ़ी विद इन दैट कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट
ओपिनियन, डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस रखते थे, और बहुत ही डाइवर्स ओपिनियंस लोग रखते थे। इनफैक्ट डायगोनली कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन वाले लोग भी कांग्रेस के मेंबर थे, और इन ये सारे बात विवाद करके मैटर को सुलझाया जाता था, और उनमें एक डिबेट होता था, एक डिस्कशंस होता था। बिकॉज सिंस आज़ादी की जो संघर्ष चल रही थी स्ट्रगल में, उस समय से कांग्रेस में ये प्रथा चली आ रही थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी वो फॉलो होती है। The discussions within the Constituent Assembly were also influenced by the opinions expressed by the public. तो जो संविधान सभाएं में हुई चर्चाएं जो है वो जनमत से भी प्रभावित होती थी। As the deliberations continued, the arguments were reported in newspapers and the proposals were publicly debated. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली दोस्तों है कि जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी, और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। तो डिलीवरी जो आर्गुमेंट्स वेयर रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स एंड proposals were publicly debated. It was a very good thing. Criticisms and counter criticisms in the press in turn shaped the nature of the consensus that was ultimately reached on a specific issues. तो इस तरह से प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। In order to create a sense of collective participation, the public was also asked to send in their views on what needed to be done. तो देखिए, सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे उस समय, है ना। जनता से भी पूछा जाता था और उनको भी अपने ओपिनियन देने भेजने का अधिकार था। Many of the linguistic minorities wanted the protection of their mother tongue. Religious minorities asked for special safeguards, while Dalits demanded an end to all caste oppression and reservation of seats in government bodies. तो कई भाषाई अल्पसंख्यक जो थे वो अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे, और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। Important issues of cultural rights and social justice raised in these public discussions were debated on the floor of the assembly. तो सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। सो इट वाज एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो संविधान सभा में जैसा आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो देखिएगा कि काफ़ी डिबेट, डिस्कशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड यू कैन से कि दो इट वाज नॉट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो के थ्रू इलेक्टेड नहीं हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, बट उसका पार्टिसिपेशन बहुत व्यापक था, और जितना पॉसिबल हो सकता था उतना इसको डेमोक्रेटिक बनाया गया था, और लोग इसमें अपने अपने वॉइस एंड ओपिनियंस भेज रहे थे एंड उन पर भी चर्चाएं होती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज द डोमिनेंट वॉइसेस, मुख्य आवाजें। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 300 मेंबर्स। ऑफ दिस 6 मेंबर्स प्लेड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल्स। तो संविधान सभा में 300 से सदस्य थे, इसमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 3 वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कांग्रेस, नेमली जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। तो 3 जो बड़े लोग थे वो कांग्रेस के थे। जवाहरलाल नेहरू, बड़े नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा प्रोमिनेंट कहूँगा, है ना। इट वॉज नेहरू हु मूव्ड द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एज वेल एज द रेजोल्यूशन proposing that the national flag of India be a horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion with a wheel in navy blue at the center. तो एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। और इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने मूव किया था, तो नेहरू जी ने मूव किया था। फ्लैग के बारे में किसने मूव किया था, नेहरू जी ने मूव किया था।
Patel, on the other hand, worked mostly behind the scenes, playing a key role in the drafting of several reports and working to reconcile opposing points of view. तो जो सरदार पटेल जी थे वो मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। Rajendra Prasad's role was as president of the assembly, where he had to steer the discussion along constructive lines while making sure all members had a chance to speak. तो असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, यहाँ पे ये समझ में आ जाता है आपको कि राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना, और सभा में चर्चा राजनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी राजेंद्र प्रसाद जी की जिम्मेदारियां थी। Besides this Congress trio, a very important member of the assembly was the lawyer and economist B.R. Ambedkar. तो कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री बी आर अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य में से एक थे, है ना। ही वॉज अ लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, Ambedkar had been a political opponent of Congress, but on the advice of Mahatma Gandhi, he was asked at independence to join the Union cabinet as law minister. तो यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान जो अंबेडकर जी थे वो कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। In this capacity, he served as chairman of the drafting committee of the Constitution. तो इस चूंकि वो विधि के कानून मंत्री थे उस समय, है ना, लॉ मिनिस्टर थे, तो इस कारण से, है ना, इस भूमिका में उन्हें संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। He served as chairman of the drafting committee of the Constitution. Serving with him were two other lawyers, K. M. Munshi from Gujarat and Alladi Krishnaswamy Iyer from Madras, both of whom gave crucial inputs in drafting of the Constitution. तो उनके साथ दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे, एक थे गुजरात के के एम मुंशी और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और ये दोनों, है ना, संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सो दीज 6 members were given vital assistance by 2 civil servants, है ना। तो 6 लोग हो गए, ऊपर 3 जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, और इधर इस टीम से 3 बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये जो 6 सदस्य थे, इनको जो सहायता था, वाइटल असिस्टेंस था, जो मदद थी, वो 2 प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दी गई। वन वॉज बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, who prepared a series of background papers based on a close study of the political systems obtaining in other countries. तो जो इनमें से 2 प्रशासनिक अधिकारी जो इनको सहायता के लिए थे, उसमें से एक थे बी एन राव। बी एन राव क्या थे? बी एन राव वो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। The other was Chief Draftsman S.N. Mukherjee, who had the ability to put complex proposals in clear legal language. तो दूसरे अधिकारी थे एस.एन. मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। ये कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स को सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे। Ambedkar himself had the responsibility of guiding the draft constitution through the assembly. अंबेडकर के पास संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी।
दिस टुक 3 years in all with the printed record of the discussions taking up 11 bulky volumes, है ना। तो यह काम संविधान सभा को संविधान के प्रारूप को पारित करवाने का जो काम था, यह कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे, है ना। बताया था ना, दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। और इस दौरान चर्चाएं हुई उसके प्रिंटेड रिकॉर्ड है, मुद्रित रिकॉर्ड है। और ये जो डिस्कशंस के रिकॉर्ड रखे गए, ये 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित किए गए, 11 वॉल्यूम्स, बल्कि वॉल्यूम्स में पब्लिश किए हैं। बट वाइल द प्रोसेस वॉज लॉन्ग, इट वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो जबकि यह प्रक्रिया तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन यह काफ़ी दिलचस्प भी थी। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वेयर एलिक्वेंट इन एक्सप्रेसिंग देयर समटाइम्स वेरी डाइवर्जेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो अपने विविध दृष्टिकोण जो थे, वो बहुत ही सफाई से पेश करते थे। इन देयर प्रेजेंटेशन वी कैन डिसर्न मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ इंडिया, ऑफ व्हाट लैंग्वेज इंडियन शुड स्पीक, of what political and economic systems the nation should follow, of what moral values its citizens should uphold or disavow। तो उनकी प्रस्तुतियों, जो इनके डिस्कशन है, उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर अलग अलग डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट्स, विरोधी एक दूसरे से पूरे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देख सकते हैं। भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, इन सब कुछ प्रश्नों पे काफ़ी डिटेल तरीके से डिस्कशन हुआ है और डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट है। ये टॉपिक दोस्तों यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, बट यहाँ पे मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ बुक में आपके, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है और उनके जो प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पे वर्णित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये कमिटीज़, ये 13 के 13 कमिटीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, CUT में भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, है ना। रूल्स ऑफ, मैं थोड़ा सा जस्ट इन शॉर्ट कवर करता हूँ। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, है ना, नियम समिति, इसके हेड थे, इनके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, है ना, किसके पास कौन से पावर्स होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जनरली हम लोग हमेशा भीमराव अंबेडकर जी का नाम संविधान में बहुत ज़्यादा जोर कर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। देन फ्लैग कमेटी, झंडा समिति, JP कृपलानी इसके हेड थे। स्टेट्स कमेटी, राज्य समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके प्रेसिडेंट थे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय की जो समिति थी, इसके इस वरदाचार्य जो हैं वो इनके हेड थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, और ये सब कमेटी में आ गई। मूल अधिकार की उप समिति जिसके हेड JP कृपलानी। माइनॉरिटीज सब कमेटी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, संविधान समीक्षा आयोग, इसके हेड जो थे MN वेंकटाचल्या। सो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड चूंकि मैं अगेन आपको रिएटेट करता हूँ, आम जनमानस की बोलचाल में हमें ऐसा लगता है कि BR अम्बेडकर ही संविधान बनाए थे, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। सो इस टॉपिक को मैं अब यहाँ समाप्त करता हूँ दोस्तों।